with with the topic which is basically hotly debated these days, that is the flood management and the failure of the flood management. ये आपके GS3 पेपर में काम आ सकता है अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं तो related to disaster management. तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है they are a great sigh of relief for a place like Chennai where they do not चेन्नई का जो एरिया है वहाँ पे साउथ वेस्ट के जो मानसून है उससे बारिश नहीं होती है, बल्कि जो रिट्रीटिंग मानसून होती है उसकी वजह से बारिश होती है. तो रिसेंटली क्या हुआ है, चेन्नई में कंटिन्यूअस रेनफॉल हुई है फॉर 5 days एंड इट हैज क्रिएटेड अ फ्लड 2015 लाइक फ्लड सिचुएशन. काफ़ी सारे काम किए गए हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि जो करते हैं फ्लड के दौरान जो काम किए जाते हैं, जैसे रिलीफ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना या बाकी चीज़ें करना. बट जो लार्जर इशू द कोर इशू इज़ दैट हाउ डू यू एड्रेस द चिंक्स इन योर आर्मर. जो कि आपका फ्लड मैनेजमेंट का सिस्टम है वो तो पूरा बैठा हुआ है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप उसको कैसे रिड्रेस कैसे कर सकते हो. So the larger issue is that instead of ये तो होगी कि आप post management क्या कर सकते हो. मतलब post management means that once a particular tragedy or catastrophe has struck, what are the relief measures you can take. वो तो हो गया relief का. आप क्या कर सकते हो, आप preemptive क्या कर सकते हो, यानी कि प्री प्लानिंग में आप क्या कर सकते हो डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए. वो स्टेप्स के बारे में यानी क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. जैसे कि चेन्नई जो है इट्स ए कोस्टल एरिया, समंदर के काफ़ी नज़दीक है और इसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस काफ़ी ज़्यादा है. इट वांट्स टू बिकम ए टॉप मोस्ट इकोनॉमिक सिटी ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट हैज़ गॉट अ ह्यूज पॉपुलेशन टू कंटेन. एंड जो पॉपुलेशन का प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी वेटलैंड्स हैं उनको ड्रेन करके they are making the residential places out there, they are making the real estate वाले जो हैं वो अपना एक तरीके से वो बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं वहाँ पे. प्लस जो ट्रेडिशनल मेथड था, यानी कि लेक्स होते थे या टैंक्स होते थे, तो उनमें पानी को जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तो आप पानी को या तो लेक्स में वो चला जाता है या तो टैंक्स में या तो फ्लड चैनल्स में चला जाता है. बट व्हेन यू हैव क्लॉग्ड ऑल दीज थिंग्स, जब आपने लेक्स को फिल कर दिया, टैंक्स को फिल कर दिया, तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, तो नेचुरली फिर मकानों में ही आएगा. तो the larger issue which has been discussed in this editorial is that you have to put emphasis on the scientific management of floods. you need to have जो आपके लेक्स है आप उनको फिर से एक तरीके से रिजुविनेट करो. जो आपके कैनाल्स हैं उनको एक तरीके से फिर से ठीक करो, टैंक को फिर से ठीक करो, ताकि जो पानी आए फ्लड के दौरान जो पानी आता है वो वहीं पे चला जाए. तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि दैट माइंडलेस ड्रेनिंग ऑफ द वेटलैंड it has been done for the real estate sector. And to put Chennai back onto the global economic map, there is a need for having an integrated flood management system which will not include only one wing but 2 or 3 wings in a chain. So Chennai and its sprawl of extending into the neighboring districts should return to the traditional wisdom जो कि traditionally वो करते थे, टैंक्स बनाना, लेक्स को क्रिएट करना, ताकि वहाँ पर आपके लिए वाटर भी स्टोर हो और दूसरा जो आपकी फ्लड का वाटर है वो भी वहाँ पे स्टोर हो जाए. तो एक फाइंडिंग की गई थी इन 2013 जिसमें ये दिखाया गया कि सिर्फ 27 टैंक्स जो है, यानी कि जो 27 टैंक्स है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं. ठीक है, 27 टैंक कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है और जो 400 टैंक्स थे उन्होंने अपनी एंटायर कैपेसिटी को लॉस कर दिया है. तो इसका मतलब ये है कि दैट वी हैव टू रिवाइव दीज नेचुरल स्पंज जो कि पानी को सोक कर सके. तो इनवाइटिंग द कम्युनिटी टू मॉनिटर द हेल्थ of the tank and lakes can keep encroachers who are often protected by political जो कि जिनको कि politically एक कम्युनिटी को जो है वो आगे आना है, जहाँ पर कि community has to come forward और वो उनको क्या करना है, उनको बेसिकली ये जो ये लेक्स और इनको फिल करने वाले लोग हैं, एनक्रोच करने वाले लोग हैं, उनको आप ने दूर रखना है. तो काफ़ी सारे मतलब अगर आप ये मेजर्स भी ले तो ये तभी
मतलब एक अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से एड्रेस किया जाए। तो तमिलनाडु जो है एक इंडिया का सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट है, और मतलब इसका जो एक रिकॉर्ड है, ठीक है, इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी पुअर है, जिसमें कि काफ़ी फ्रेजाइल स्लम्स बने हुए हैं। हाउसिंग जो है वो काफ़ी मशरूम हुई है चेन्नई सबर्ब्स में, जहाँ पर कि म्यूनिसिपल बॉडी जो है वो कम्प्लीटली मायर्ड है, यानी कि वो एक तरीके से गिरे हुए हैं इनकम्पिटेंस और करप्शन में। तो अगर आप इन लोकेलिटीज़ में थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तो इट इज़ दीज लोकेलिटीज़ विद लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको कि सारा जो फ्लड का एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी ब्रंट था वो बियर करना पड़ा। मतलब जो भी फ्लड से रिलेटेड या जो भी मतलब ये चीज़ें आई फ्लड से रिलेटेड डेवस्टेशन हो गई, वो इन्हीं एरियाज़ में हुई जहाँ पर कम इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। तो अगर हम आगे बढ़े तो ये देखते हैं कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टेट की वो ये होनी चाहिए कि आप एक फ्लड मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन और पब्लिक कंसल्टेशन दोनों को मिक्स करो, कि पब्लिक क्या चाहती है, किस तरीके से क्या वो चाहती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपर्ट ओपिनियन भी रहो। तो रेमेडियल स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें बिल्ड करने चाहिए जो एग्जिस्टिंग लोकेलिटीज़ हमारे पास है। हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये पुअर है, और इसकी वजह से भी जो ड्रेनें हैं वो ब्लॉक हो रही है, हल्की सी भी बारिश होती है ड्रेनें ब्लॉक हो जाती है। तो इल प्लान्ड रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कट ऑफ करते हैं फ्लड फ्लोज को, और इसके अलावा इन सब चीज़ों को हमने एड्रेस करना है, तो तभी हम जो चेन्नई में 2015 में उस जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे जो है हमारा एक और आर्टिकल है, इट्स अबाउट द क्वाड। क्वाड होता है चार, तो चार देशों का एक मीटिंग होने वाली है। चार कंट्रीज क्या क्या है, इंडिया है, ठीक है जी, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो अब आर्टिकल ये कहता है कि जो इंडिया ने मतलब जो कि एक इनविटेशन दिया था इनको ज्वाइन करने का, जो जापान ने प्रपोज किया है, बेसिकली जापान ने प्रपोज किया, यूएस ने एंडोर्स किया एक कोऑर्डिनेटरल ग्रुपिंग, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ताकि एक अल्टरनेट डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके जो कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज है। ठीक है जी। तो इसमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट टर्न ऑफ पॉलिसी लिया है सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था पहले कि कोई और मतलब एक तरीके से अगर इंडिया को एक रीजनल सुपर पावर के तौर पे इमर्ज करना है, तो then they should not have invited these powers to Indian subcontinent, but by accepting their invite, what India जो कि जयशंकर नारायण है, उन्होंने भी ये कहा कि that we are inviting them because we are inviting them for a certain reason. I mean, one second. तो what जयशंकर said कि जो हमारे neighbors है, they feel comfortable when there is another party in the room. It is basically एक तरीके से वो कह रहे थे कि जो हमारे neighbors है, they do not feel comfortable with only them in the room, which means कि अगर वही इंडिया ही डिक्टेट टर्म्स करना स्टेट कर दे या डिक्टेट टर्म्स करना मतलब if India dictates terms to say Bhutan, Japan, Sri Lanka, then they do not feel good. अगर कोई और भी आता है तो then they have a it's a tact statement था। तो कॉड जो पिवट है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं ईस्ट एशिया समिट में इन फिलीपींस, जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। तो वहाँ पर पहली क्वाड मीटिंग होगी, और ये काफ़ी ज़रूरी है इंडिया के लिए एनालाइज करना कि अब अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो उससे हमारे रिलेशंस के ऊपर क्या पड़ेगा असर, जो कि बाकी हमारे देश हैं इन द नेबरिंग कंट्रीज जो हमारी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये एक यूज़फुल एक्सरसाइज के तौर पे भी सर्व करेगी कि आखिर इंडिया जो है उसने अपना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड क्यों दिया है दूसरी पार्टीज को, यानी कि वाई इंडिया वांट्स टू बेसिकली एक तरीके से वो क्यों अपना जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्टे है उनका वो क्यों किसी दूसरे को सब कॉन्टिनेंट में आने देना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या राइजिंग जो चाइना का एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए या काउंटर करने के लिए है कि किसी और चीज़ के लिए है। तो let's have a look at it in more detail.
तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो मतलब क्वाड में जितनी कंट्रीज है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो या चाहे जापान हो, इन सब का बेसिकली एक ही एम है, दैट इज टू कंटेन चाइना, राइट। तो इनके जो इंटरेस्ट है वो कहीं कहीं ना कहीं पे कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर अलाउइंग और इंडिया अलाउ तो नहीं कह सकता, बल्कि एक ऐसी मीटिंग करा रहा है, या इन चार मुल्कों की जो मीटिंग है उसका बेसिक मकसद यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और बाकी सारी चीज़ों जो है डेट फाइनेंसिंग उसमें हिस्सा लेके एक ग्रेटर इम्पैक्ट डाले इन द सब कॉन्टिनेंट रीजन। दिस इज व्हाट यू नो व्हाट दिस क्वाड इज ऑल अबाउट, राइट। तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे कि जब डोकलम के ऊपर ये था, मतलब अगर हम भूटान की अब बात करें, भूटान जो है, भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर इंडिया का काफ़ी कर्जा चढ़ा हुआ है। तकरीबन 80% जो जीडीपी का उनका कर्जा है, ठीक है, तो वो इंडिया का चढ़ा हुआ है। और इसी लिहाज से मतलब एक तरीके से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला था, तो उन्होंने भूटान को रखा था एट द टॉप ऑफ साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डेट पर कैपिटा, जो कि सेकंड ओनली है टू जापान फॉर इट्स इंडेटनेस। तो ये जो बजट फिगर्स है, इन्होंने काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किया फॉर भूटानीज गवर्नमेंट, और अपोजिशन ने टॉन्ट भी किया भूटान को, दैट भूटान कुड बिकम दी ग्रीस ऑफ साउथ एशिया, जिसने कि फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो अपॉइंट करे एक 3 मेंबर कमेटी। तो गवर्नमेंट ऑर्डर में उन्होंने कहा कि दैट नेगेटिव मीडिया, पब्लिक परसेप्शन और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटजी, ये जो है ये ज़्यादा मतलब इससे जो है मतलब could even affect the larger and more important relationship जो कि भूटान और इंडिया के बीच की है। तो यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि ये जो पार्टनरशिप या ये मिल रहे हैं अभी ग्लोबल। तो एक और चीज़ जो यहाँ पर देखने लायक वो ये भी है कि जो इंडिया और जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनके जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, ठीक है। मतलब जो इंडिया और नेपाल हो, बांग्लादेश हो या चाइना हो, या मतलब जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हो, तकरीबन सेम ही तरीके का एक तरीके से एक्सपोर्ट करती है। तो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे कि हम भूटान की एग्जांपल देख लीजिए, भूटान है उसका टारगेट है मतलब 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बाय 2020, ठीक है। उसकी वजह से उनको जैसे कि हमने अभी कहा काफ़ी सारा डेट उनको हुआ। अब उस डेट की वजह से एक और चीज़ हो गई है कि जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी काफ़ी सारा उनको एक तरीके से डिले हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं ऑलरेडी इन भूटान, और जो उनमें काफ़ी सारा डिले हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा है। भूटान की गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है अब ख़त्म कर दीजिए, और प्लस जो उनके साथ जो वो इलेक्ट्रिसिटी भूटान से इंडिया लेता है, तो वो उनको कहते हैं कि आप उन रेट्स को आप जो है वो रिन्यू कर दीजिए। लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी एक तरीके से सरप्लस कंट्री है, तो इंडिया को एक तरीके से उनमें ज़्यादा मतलब अब इंटरेस्ट नहीं है। वो उनको कह रही है कि नहीं जी, हम तो ऑलरेडी सरप्लस कंट्री और हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो है वो है कि एक बिग इंडिया का एक बिग गेम हंटिंग एटीट्यूड है, क्योंकि इंडिया जो है वो चेज करता है अपने नेबर्स को कोऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर। जैसे कि हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि कुछ इश्यूज हैं उनके ऊपर एक कॉमन कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड अदर नेबरिंग। तो जो कि मतलब पास्ट डिकेड अगर हम देखेंगे 2008-2007 के करीब, इंडिया ने काफ़ी कोऑपरेट किया श्रीलंका के साथ वो लिटे को हराने के लिए, ठीक है जी। लेकिन फिर जितने ऑफर्स उनको आए, एक तरीके से हम्बनतोता में ऑफर आया, कोलंबो में आया, या कनिष्कतरी में आया, मतलब श्रीलंका को काफ़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, लेकिन इंडिया ने एक तरीके से उस मतलब इग्नोर कर दिया उनकी उस नीड को, उनकी उस एक तरीके से जो रिक्वेस्ट थी हेल्प करने की। तो एक तरीके से वहाँ पे फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट हुई, और उस स्पेस में जो है चाइना ने उसकी एडवांटेज ली, और चाइना ने फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि चाइना ने फिर वहाँ पे अपनी सबमरीन भी लाई, जिसको किसी ने इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, या हम्बनतोता पोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। लेकिन यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि न्यू दिल्ली जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी चेंज किया है हम्बनतोता के ऊपर। पहले तो उन्होंने अपैथी दिखाई कि नहीं जी अब ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने चाइना की इंटरेस्ट, चाइना क्यों वहाँ पे जा रहा है उसके ऊपर डिसअप्रूवल दिखाना शुरू कर दिया,
और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम अब बनाएंगे वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनतोता में बनाएंगे, लेकिन ये जो है 2,205 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी महंगी पड़ सकती है उनको, क्योंकि वहाँ पर हम्बनतोता एयरपोर्ट में 2 ही फ्लाइट्स आती है। तो अगर हम ये एक और चीज़ देखें कि ये जो ये त्रिनकोमाले पोर्ट बनाना चाहते हैं या कुछ और वहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू now counter the China's bid in the neighborhood, and it may be too little, too late, and too expensive. और इसके अलावा इंडिया has also been ambivalent on tackling critical political issues in this region. India is often trapped between more interventionist approach of US, which has openly championed over the concerns of domestic values. तो कहने का ये मतलब है कि जो भी कंसर्न्स है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, ह्यूमन राइट्स की, श्रीलंका में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में, तो अप्रोच they are countering the approach of China, or which in turn is which is to turn a blind eye to all business and strategic interests. तो नेपाल में जो है इंडिया ऑलरेडी हैज लॉस्ट आउट टू चाइना, जबकि इसने अलाउ किया एक 5 महीने का ब्लॉकेड एट द बॉर्डर, ठीक है, फॉर मतलब जब उन्होंने ब्लॉक किया था बॉर्डर को, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें उनको इंक्लूड करो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन काठमांडू की मतलब काठमांडू में बनाया जा रहा था, जो नेपाल बना रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको ब्लॉकेड कर दिया, उसकी वजह से चाइना को स्पेस मिल गई और वो चले गए। इसी तरीके से जो म्यांमार है, इट हैज़ लॉस्ट प्रेशियस ग्राउंड इन बांग्लादेश व्हेन मिस्टर मोदी रिफ्यूज्ड टू मेंशन रोहिंग्या रिफ्यूजी सिचुएशन। तो बांग्लादेश में भी उन्होंने इशू खड़ा कर दिया जब उन्होंने रोहिंग्यास के ऊपर कोई स्टैंड लेने से इनकार कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट फोर्सेस को वहाँ पर बैक किया या गवर्नमेंट के अप्रोच को, म्यांमार की गवर्नमेंट को अप्रोच को बैक किया, तो वहाँ पर भी अब वो इन दोनों केसेस में इंडिया जो है इन्होंने अपने स्टैंड को रिवर्स कर दिया है, रोहिंग्या रिफ्यूजी सिचुएशन हो या चाहे इनका नेपाल का इशू हो। तो ये सारे इश्यूज जो है अब मल्टीपल राइवलरी स्टार्ट हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट करना है कि जो गवर्नमेंट का नया प्लान है यूएस जापान को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना, इससे क्या मिलेगा? इससे फाइनेंसेस तो मिलेगी गवर्नमेंट को, लेकिन इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लेवरेज इन इट्स बैकयार्ड, यानी कि जो इंडिया को एडवांटेज थी अब वो कम हो जाएगी। जब आप जब आप जापान को ला रहे हो, जब आप यूएस को ला रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ला रहे हो, तो उसका मतलब अभी तक तो आपकी डोमिनेंस थी, अभी तक तो आप ही इन सब कंट्रीज को, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे क्या नाम है इसका, चाहे भूटान हो, ठीक है, अभी तक तो आप ही, या श्रीलंका है, अभी तक तो आप ही इनको फाइनेंस करते थे, इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। एक तरीके से आपका स्ट्रेटेजिक दबदबा था इनके ऊपर। लेकिन जब आप जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया को ला रहे हो, तो इसका मतलब आप फाइनेंसेस तो खड़ा कर पाओगे, बट जो आपका एडवांटेज है कम हो जाएगा। इंडिया का जो काउंटर है चाइना को, यानी कि इंडियाज काउंटर टू चाइना's persistent demand for diplomatic mission in Thimphu, for example, could help the US set a parallel mission there, but once these flood gates are open, they will be very hard to shut. तो श्रीलंका में भी जो यूएस और जापान जो है वो पार्टनर करेंगे इंडिया के एफर्ट में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, लेकिन इंडिया जो है वो ऑब्जेक्ट करता है चाइनीज नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में। तो इट विल नॉट बी एबल टू ऑब्जेक्ट टू एन इंक्रीज इन यूएस नेवल वॉरशिप्स एंड जापानीज प्रेजेंस आउट देयर। तो ये तो चाइना को कहता है कि आप मतलब सबमरीन लेके क्यों आ रहे हो चाइना की सी में, लेकिन ये उस लिहाज से ये अब यूएस को नहीं काउंटर कर पाएगा, या उस लिहाज से चाइना जापान को नहीं काउंटर कर पाएगा। तो म्यांमार जो है, म्यांमार के बारे में लिखते हुए मतलब जो फ्रेंच डिप्लोमेट फेडरी गरी है, he says that the emergence of new players like US, Europe and Japan has only increased the multiple rivalries which are going in the region, and this does partly benefit India, who is in no longer isolated vis-a-vis Beijing, but New Delhi's political profile has consistently diminished. So Mr. Modi, जो कि has begun his pitch for neighborhood first plan by inviting neighbors to the swearing-in ceremony, must now look before he leaps while inviting other powers whosoever well-meaning into a neighborhood। ठीक है जी। अब
एक और आर्टिकल है, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अबाउट जो कि जुडिशियल प्रोसेस में रिफॉर्म्स। तो ये जो आर्टिकल है इट इज रिटन बाय श्री राम पांचू एंड दिस इज अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में है और इसमें ये कहा गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिकली ऑर्डर पास किया था प्लस मतलब जो भी अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कन्विक्ट करती है या एक्यूज्ड या गिल्टी ठहराती है ऑफ क्राइम्स, जो भी एमएलए हो या एमपी हो, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है प्लस एक तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबरशिप से, प्लस उनको उतने साल उनकी सजा जितने जिनको होनी है प्लस मतलब सपोज अगर कोई बंदा जिसको की सजा मिली है 2 साल की, ठीक है जी, 2 साल की सजा प्लस एक तरीके से 6 साल, राइट। अगर 2 साल की सजा एक सेकंड 1 सेकंड मतलब 2 साल की सजा हुई है प्लस 6 साल तक वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो अब ये क्यों मतलब एक तरीके से ये किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो 10 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि उन्होंने कहा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू लाया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल मतलब काफ़ी सारे इश्यूज को लाया गया जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड थे, जिसमें ये भी था कि इलेक्शन जो कैंडिडेट्स जो candidates whether candidates for election should be disqualified only after conviction of the criminal case, या उससे पहले जब उसके खिलाफ केस आता है तो क्या उसी टाइम पे मतलब चार्जेस जब चार्जशीट उसके खिलाफ बनाया जा रहा है तो क्या उसी टाइम पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं। लेकिन जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने इस ओकेजन को यूटिलाइज किया एक कैटेगोरिक डायरेक्शन को पास करने के लिए। होपफुली ये जो है ये फोर रनर होगी और गेम चेंजर होगी एक क्लीनर पॉलिटिक्स के लिए इंडिया में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन रिलेशन टू द केसेस अगेंस्ट द सिटिंग एमपी एंड एमएलए जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए हैं ऑफ सीरियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, दैट्स आरओपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर जिनके अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या हम कर सकते हैं, ट्रायल जो है इट शुड बी कंडक्टेड एक्सपीडियसली। उन्होंने कहा कि जल्दी से इनकी ट्रायल कंप्लीट करनी चाहिए, चाहे जो भी मतलब 1 साल के अंदर आप उनकी ट्रायल, जैसे कि हम परसों कह रहे थे कि कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स लाई गई है, तो 1 साल के अंदर जो है उनका ट्रायल कंप्लीट कर दीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का उसको नोटिफाई करना चाहिए कि नहीं हो सकता। तो ये जो टाइम फ्रेम है, अब हम अगर आज नवंबर 1 की डेट की बात करें तो जस्टिस राजन गोगोई और नवीन सिन्हा ने बैटन उठाई। उन्होंने मतलब दे वांट टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ द 1581 केसेस इन्वॉल्विंग एमएलएज एंड एमपीज, ठीक है, हैव बीन डिपोज्ड विद इन ईयर्स टाइम फ्रेम एंड हाउ मेनी ऑफ दीज एंडेड इन कन्विक्शन। तो ये अब ये जानना चाहते हैं कि कितने केसेस जो अभी तक 1581 केसेस आपके पास आए हैं कितने हुए और कितनों के ऊपर मतलब चला फिर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब एक तरीके से प्रीवियस ऑर्डर को एक तरीके से वो उनको कटघरे में ला के खड़ा करती है कि नीचे आपने कितना काम किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने लेगी रिस्पॉन्ड करने के लिए और it fairly states that it will cooperate in setting up special courts। तो एक तरीके से जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दी है कि आप स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करो, स्पेशल कोर्ट्स फॉर पॉलिटिशियंस, फॉर ट्राइंग पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस उनको ट्राई करने के लिए आप स्पेशल कोर्ट्स बनाओ। तो देखते हैं कि वो इनको कहाँ तक ले जाती है। तो अब एक जो चीज़ इसमें ये डिस्कस करने वाली है वो ये है कि तो कहने का ये मतलब है कि आप स्पेशल कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश कर सकते हो इन पॉलिटिशियंस को ट्राई करने के लिए, क्योंकि 1581 केसेस में से कोई कन्विक्शन नहीं हुई है। तो अगर आपने इन सबको स्पीड अप करना है तो आप ट्रायल कोर्ट्स बिठाओ जैसे आप बिठाते हो, स्पेशल कोर्ट्स आप सेट करो जहाँ पर कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको एक तरीके से पनिशमेंट दी जाए, इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जुडिशरी के दायरे में लाया जाए।
लेकिन अब ये कहता है कि ये फिर कहेंगे कि नहीं जी आर्टिकल 14 की वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी की। लेकिन अगर राइट टू इक्वालिटी में अमेंडमेंट भी लाना पड़े तो आप अमेंडमेंट लाओ, लेकिन ये जो स्पेशल कोर्ट्स वगैरह है इनको एस्टैब्लिश करो। और प्लस अगर आपको लगता है कि काम बढ़ जाएगा इससे स्पेशल कोर्ट बनाने से, तो जो भी आर्टिकल 224A के अंदर एक प्रोविजन है जहां पर कि एड हॉक जजेस की आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, आप उनको भी अपॉइंट करो ताकि जल्दी से जल्दी इन सब ये जो ट्रायल्स है इनका किया जाए। क्योंकि अभी की डेट में 500 एक तरीके से 542 एमपीज में से 112 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस है, विच इज़ अबाउट 21%। और क्रिमिनल केसेस क्या है, वो मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, कम्युनल डिसहार्मनी है, किडनैपिंग है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये सारे केसेस जो है इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो एक क्लीनर पॉलिटिकल सिस्टम, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये सब स्टेप्स लेना। इसमें दो और चीज़ें हैं, वन सेकेंड, इसमें अभी दो और चीज़ें हैं जो कि हम अभी डिस्कस और करेंगे। तो दो चीज़ें जो और इसमें ये है कि एक जो कि हमने परसों पढ़ा था कि जो पॉलिटिशियंस है वो डिले करवाते हैं प्रोसेस को, पॉलिटिशियंस वो डिले करवाते हैं मतलब जो पूरी प्रोसेस होती है वो जुडिशल प्रोसेस में इंटरवेंशन करके, जैसे कि इंटरलॉक्यूटरी पिटिशन के बारे में हमने बात की थी, इंटरलॉक्यूटरी पिटिशन लाई जाती है। इंटरलॉक्यूटरी पिटिशन में हमने कहा जैसे कि अभी हम बात करते हैं किसी मिनिस्टर के खिलाफ कहीं पे केस चल रहा है डिफेमेशन का, राइट, जैसे कि हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं या अरुण जेटली की बात करते हैं या किसी और मिनिस्टर की बात करते हैं। तो मतलब केस चल रहा है डिफेमेशन का, तो अब वो वहाँ पर एक इंटरलॉक्यूटरी पिटिशन ला रहे हैं कि हाँ जी अगर किसी की रेपुटेशन खराब हुई है, कितनी रेपुटेशन, कितने किलो रेपुटेशन, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें ला रही हैं जिससे कि और डिले हो जाता है चीज़ों को। दूसरा, जो ये केसेस लड़ेंगे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, ठीक है, उसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व होगा, तो आपने एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाना है जो कि प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेंगे जो कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस को एक तरीके से लड़ेंगी, ताकि जो प्रोसिक्यूटर्स ऑफ ला रहे हों, जैसे कि सलमान खुर्शीद, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ एफिलिएटेड विद कांग्रेस। तो अगर आप कांग्रेस के खिलाफ कोई केस चल रहा है कांग्रेस पार्टी के और यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इस नेचुरली कि वो किसी और एंगल से केस को लड़ेंगे, तो ये यहाँ पर बात कहना बहुत ज़रूरी है। प्लस और भी बातें इसमें हैं और वो ये है कि वन सेकेंड कि तो फिर मतलब जो इसके जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो ये कहते हैं कि अब फंडिंग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो फंड कहाँ से आएगा। अब वो गवर्नमेंट जो कि 2,11,000 करोड़ रुपए का बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो कि हमने परसों पढ़ा था वो ला सकते हैं, दे कैन do anything, they have got enough funds, it's political will जो है वो होनी चाहिए to set up such courts। plus फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत पॉलिटिक्स, सच पॉलिटिक्स भारत बॉन्ड भी ला सकते हैं, सच पॉलिटिक्स भारत बॉन्ड भी ला सकते हैं ताकि एक क्लीनर पॉलिटिक्स हो, राइट। तो आज के मतलब हम दो और आर्टिकल्स है, बट सिंस वेयर आर्टिकल्स है उनको हम ब्रीफली एक तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये है लिंकिंग सुपर बग्स टू